वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह पूरी एक सीरीज चल रही है डे 1 डे 2 करके और ये लगभग 7 से 8वां पार्ट होगा इसका। इसके पहले हम कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसको फॉलो कर सकते हैं और उसको जरूर कवर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके जो अभी चर्चा में विषय रहते हैं उनसे संबंधित टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसके अलावा आपके स्टैटिक जीके के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको कवर किया गया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जरूर इसको कवर कर लें। इसके अलावा आपको बता दें, आपकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है जो 14 मई को डेट अनाउंस की गई थी, तो ये परीक्षा आपकी मई में ही हो जाएगी। तो बिल्कुल ना सोचें कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है तो एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, बिल्कुल डिले नहीं होगा। मई में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, नोटिफिकेशन कुछ दिन में आपको देखने मिल जाएगा। अभी चूंकि बजट आया है, ठीक है, बजट के बाद और भी कुछ चीज़ें चली हैं, तो आपका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2 से 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा और फिर आपके एग्ज़ाम की डेट भी 14 मई ही रहेगी, आपका एग्ज़ाम मई में ही हो जाएगा। तो अगर देखा जाए यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब से लगभग 60 से 65 दिन ही शेष बचे हुए हैं, तो 60 दिन की ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। लगातार आपके लिए फ्री इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, आपको वीडियोस वगैरह सारे फ्री मिलते रहते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 60 दिन का क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये 60 डेज़ का जो क्रैश कोर्स रहेगा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पूरा पैटर्न जैसा सिलेबस दिया गया है वैसा ही है और एग्ज़ाम में जैसा पूछा जाता है वैसा पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। और यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज़, प्लस क्विज़ और प्रैक्टिस क्विज, सारे सब्जेक्ट के करंट अफेयर के सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा, प्लस प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा। और बस इतना पढ़ के, लगभग 780 पेज का ये मटेरियल है, इतना पढ़ के आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप किसी पर भी कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरे स्टेप्स दिए गए हैं कैसे क्या फॉलो करना है, तो उनको फॉलो करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ तो हमने बैचेस की बात की और ग्रुप की बात की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। SCS क्विज के नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा और SCS क्विज के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर डेली अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आपका करंट अफेयर हो, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, आप सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी से बिल्कुल प्रैक्टिस करने में लग जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस करने से ही आप एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाएंगे। और आप वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, अभ्यास करवाया जाता है जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, निरंतर इसके साथ बने रहें और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहें। आपको वीडियो सारे आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ये इनिशिएटिव आपके लिए चलते रहें। चलिए आज का टॉपिक देख रहे हैं। हमको सबसे पहले देखना है EWS का कोटा, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, इनके लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। अब ये है क्या, सामान्य श्रेणी के जो छात्र हैं या फिर जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में, शिक्षा में आदि में 10% का कोटा दिया गया है, 10% का आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। तो सामान्य श्रेणी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ये आरक्षण दिया जाता है, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा ये प्रदान किया गया है। अब ये आया कब था, ये 103वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाकायदा इसके लिए किया गया था। 103वां संविधान संशोधन किया गया। 103वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है ये 2019 में आया और इसके द्वारा यह आरक्षण प्रदान किया गया है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हमारे संविधान ने कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है, तो 10% आरक्षण दिया है। यह किस संविधान से इंट्रोड्यूस किया गया था, तो दूसरा प्रश्न है आपका, तो यह 103वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा ये जो है प्रदान किया गया था। क्लियर है, तो 2 प्रश्न ये याद रखते हैं। अब चलिए इससे संबंधित और तथ्य देखते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक कोटा निर्धारित है कि कौन से लोग इस श्रेणी में आएंगे। अब सामान्य वर्ग के सभी लोग तो इस श्रेणी में नहीं आएंगे, तो इसके लिए कोटा निर्धारित किया गया है, जैसे कि जमीन और संपत्ति के आधार पर
इसको बताया गया है कि कौन से ऐसे लोग हैं सामान्य वर्ग के जो इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 103वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसके अंतर्गत शिक्षा और लोक नियोजन में EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% कोटा निर्धारित किया है और इसकी वैधता को बरकरार रखा गया है। अब ये जो कोटा है ये दिया जाना चाहिए, ये रिकमेंड किया था, इसकी सिफारिश की थी कोटा सिंघो आयोग ने। कोटा सिंघो आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी सरकार को और उसी के आधार पर ये सिफारिश की थी और फिर इसको जो है सरकार के द्वारा लाया गया। तो इसको रिकमेंड किसने किया था, आपसे पूछ सकते हैं। तो कोटा सिंघो आयोग के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जनसंख्या को गैर ओबीसी यानी कि जो ओबीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि ओबीसी का अलग कोटा निर्धारित है, गैर SC और ST को ऑलरेडी हमारी सरकार रिजर्वेशन देती ही है, तो इन वर्गों के बीच EWS को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद, तो आर्टिकल, अब यहाँ पर आर्टिकल की बात आती है, तो आर्टिकल 15(6), 15(6) और आर्टिकल 16(6) इसको सम्मिलित किया गया है। तो इनमें जो है इनको ऐड किया गया है संविधान के अंतर्गत। उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के द्वारा EWS को आरक्षण प्रदान किया जाता है। हालांकि राज्य सरकारों के नियोजन में नियुक्ति और राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS को आरक्षण प्रदान करने या फिर ना करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। तो कोई राज्य सरकार अगर चाहती है कि हमें नहीं देना है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, तो वो नहीं भी दे सकती है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के लिए ये लागू होता है। केंद्र भी दे सकती है और राज्य भी दे सकती है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का है, यानी SC का है, ST का है और OBC का है, अगर इस कैटेगरी में आता है या फिर अन्य आरक्षण के तहत शामिल ना हो और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं या फिर कोई और अन्य आरक्षण का लाभ लेते हैं तो वो ये EWS कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसके लिए पहली शर्त क्या है, 8 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए परिवार की, जो पूरा परिवार है उसकी, तो इस आरक्षण का लाभ मिल सकता है। इसके लिए संपत्ति का भी कुछ जो है नियम है, जैसे कि जिसके पास 5 एकड़ कृषि भूमि या फिर 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट या अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या फिर उससे अधिक का आवासीय भूखंड या अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड हो, तो ये इसका बात हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है अभी तक और आगे पूछा जा सकता है, वो चीज़ें याद रखें। 10% का जो कोटा है, 10% का जो आरक्षण है वो दिया जाता है। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 103वां संविधान संशोधन याद रखना है, अधिनियम 2019 में आया था, कोटा सिंह आयोग ने रिकमेंड किया था और आर्टिकल याद रखें 15(6) और 16(6) को ऐड किया गया। क्लियर है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इनका सिद्धांत एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनकी पुस्तक पूछ ली जाती है और अगर ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं किसी भी अधिवेशन के तो वो पूछ लिया जाता है और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, तो इसको कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दादा भाई नौरोजी यह ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे और इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इन्होंने बताया कि हमारे भारत का जो धन है उसका निकास हो रहा है, यानी भारत का जो धन है वो अंग्रेज लेकर जा रहे हैं और उसका यूज़ वो अपने यहाँ करते हैं, अपने यहाँ के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो भारत से धन निकासी का सिद्धांत जो है ये इन्होंने ही दिया था। इसके प्रमुख समर्थकों में से ये एक थे। इसका उल्लेख उन्होंने 1901 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनविट्रेस रूल इन इंडिया में किया था। तो ये जो सिद्धांत है इसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। तो ये सिद्धांत एग्जाम में पूछते हैं, ये किसका था, पूछते हैं एग्जाम में कि ये पुस्तक जो है द पॉवर्टी एंड अनविट्रेस रूल इन इंडिया ये किसकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल स्टार लगा के याद कर लो, रट लो, अलग से नोट्स बना के लिख लो, पर याद करना है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अनविट्रेस रूल इन इंडिया किसकी बुक है, दादा भाई नौरोजी की। उन्होंने 1851 में बॉम्बे में रफ्त गोफ्तार नामक पत्रिका भी शुरू की थी। इसका नाम रास्त गोफ्तार मिलता है, रफ्त गोफ्तार मिलता है, एक ही बात है, याद रखना है। ये किसकी है, दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है और इससे भी एग्जाम में बहुत प्रश्न पहले पूछे गए हैं, तो आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखें, पत्र पत्रिकाओं से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। वह 1886 में, 1886 में, 1893 में और 1906 में ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो इन्होंने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की, 3 बार ये अध्यक्ष रहे, 1886 में, फिर 93 में, फिर 1906 में। इसके अलावा उन्होंने द लंदन इंडियन सोसाइटी और द ईस्ट इंडिया संगठन की भी स्थापना करने में सहायता प्रदान की। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे भावी उदारवादी नेताओं का मार्गदर्शन भी इन्होंने किया।
तो इनके सिद्धांत पूछे जाते हैं, इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, इनकी पत्रिका का नाम पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में हमने जाना। इनके जो इनसे संबंधित है इनका जो टॉपिक है, इसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इनकी पुस्तक आदि के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो यही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब आपसे बन जाएगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी, तो ये पुस्तक कब आई थी, 1901 में। यहाँ पर हमने देखा था, तो ऑप्शन बी हम यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगला जो नाम है लाला लाजपत राय, जिनको 3 ये व्यक्ति हैं लाल बाल पाल जिनको कहते हैं। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय, इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1865 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के दुधेती गांव में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करने में सहायता की। इसके अलावा आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, इनके अनुयायी बन गए, इनके ये फॉलोअर बन गए। तो दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को फॉलो किया। दयानंद सरस्वती से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आर्य समाज के संस्थापक थे, सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अभी भी पूछा जाता है। और दूसरा वेदों की और लौटो, वेदों की और लौटो, ये इनका नारा था या फिर ये इनका वाक्य था। वेदों की ओर लौटो, ये इनका वाक्य था, ये इन्होंने ही कहा था। उन्होंने 1894 में 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में सहायता की सह स्थापना की। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे, जब उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग और ऑफ अमेरिका 1917 में, ये होम रूल लीग का आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई, तो न्यूयॉर्क में की गई थी 1917 में। इसकी स्थापना के दौरान ये अमेरिका में ही थे। 1920 में की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग में ही ये भारत लौटे। फिर उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध भी इन्होंने किया। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। 1926 में उन्हें केंद्रीय विधानसभा का उपनेता भी चुना गया। 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका विरोध प्रदर्शन ये कर रहे थे और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। विरोध प्रदर्शन जो है साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया इन्होंने और विधानसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इन्होंने पहले तो विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सहयोग करने से इनकार कर दिया साइमन कमीशन के लिए। और इन्होंने फिर विरोध प्रदर्शन भी किया और उसी वक्त इन्हें लाठी चार्ज जो सरकार के द्वारा किया गया, पुलिस के द्वारा किया गया, तो लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध इनके द्वारा किया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है 1928 में, जो कि आया था। और इसका विरोध करने का एकमात्र कारण यही था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब भारतीयों के लिए नीतियां बनानी है, भारतीयों के लिए नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं और भारतीय ही नहीं है, तो फिर कैसे बनाएंगे। सारे ब्रिटिश सदस्य दे दिए थे, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया था इस कमीशन का। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी। उन्होंने 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लोक सेवक मंडल की स्थापना भी की थी। उनके सबसे महत्वपूर्ण लेखन में द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908 में जो आया, आर्य समाज 1915, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन 1916 में, इंग्लैंड का डे टू इंडिया अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ वेटरन्स फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया 1917 में आया और अनहैप्पी इंडिया 1928 में आया। ये सब इनके महत्वपूर्ण लेखन है जहाँ पर इन्होंने लेख किया। उन्होंने हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंधन समिति जैसे संगठनों की स्थापना भी की। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक मौन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जब पुलिस अधीक्षक जैम स्कॉट द्वारा उन पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज का आदेश दिया गया। कुछ सप्ताह बाद उन्हें इस दौरान लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। तो इसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसके नोट्स बना लें, रिवाइज इसको कर लें। इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्टी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। कुछ समय अमेरिका में भी रहे और साथ ही वह केंद्रीय विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। यह कौन थे, तो आप सब जानते हैं। अब ये लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो चरित्र है वो हमको पढ़ना है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। लाल बाल पाल की हमने बात की थी, तो हमने लाला लाजपत राय को पढ़ लिया है। बाल गंगाधर तिलक को पढ़ेंगे, फिर बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और बने रहें चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।